आज हम लोग तरंग प्रकाशिकी वाले चैप्टर में टॉपिक देखेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ठीक, तो हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण पिछले क्लास में पढ़े थे। तो सन 1801 में सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक टॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण की परिघटना को एक साधारण प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था, जिसे हम लोग यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। अब इस प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था इस प्रकार से होती है। तो इसमें ऐस एक संकीर्ण स्लिट होता है, जिसे एक दीप्त प्रकाश स्रोत द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। ठीक, स्लिट ऐस से निकलने वाला प्रकाश एक अपारदर्शी पर्दे पर पड़ता है। इस पर्दे पर अत्यंत निकट दो संकीर्ण स्लिटें S1 और S2 इस प्रकार बनी होती है कि दोनों स्लिटों की दूरियां स्लिट S से समान रहे। दोनों स्लिटें S1 और S2 कला संबंध स्रोतों की तरह कार्य करते हैं। अब ये कला संबंध स्रोत क्या होता है? तो उन स्रोतों को कला संबंधी स्रोत कहते हैं जिससे उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियां समान होती है तथा जिनके बीच कलांतर समय के सापेक्ष नियत बना रहता है। ठीक, तो इस पर्दे से कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा XY रखा होता है, जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है और सभी स्लिटों और पर्दों के तल कागज के तल के लंबवत होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रेक्षण देखेंगे। तो यहाँ पर S क्या है? एक वर्णी प्रकाश स्रोत जैसे सोडियम लैंप से प्रदीप्त किया गया है। तो हम लोग निम्न प्रेक्षण प्राप्त करते हैं। सबसे पहला है कि पर्दा जो XY है पर हम लोग एकांतर क्रम में चमकीली और काली पट्टियां दिखाई देती है, जिसे क्रमशः दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। तो जो चमकीली पट्टी होती है उसको हम लोग दीप्त फ्रिंज कहते हैं और जो काली पट्टी होती है उसको हम लोग अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। और समस्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो एक समान होती है और समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान मतलब अधिकतम एवं अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता भी एक समान मतलब लगभग शून्य होती है। तो यहाँ पर मैं दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज को प्रदर्शित कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर S एक संकीर्ण स्लिट है। कहने का मतलब यहाँ पर सोडियम लैंप जल रहा है और इस बिंदु के द्वारा यहाँ पर पर्दे पर क्या हो रहा है? उसका प्रकाश आ रहा है। और यहाँ पर क्या हो गया है? ये S1 और S2 दो संकीर्ण स्लिट है। अब यहाँ पर से निकलती है प्रकाश किरणें, वो हमको पर्दा XY में प्राप्त होता है। तो S2 से निकलने वाली S2 से निकलने वाला है, उसी प्रकार S1 से।
ठीक। तो जो इस प्रकार का है उसको हम लोग S1 से इसमें प्रदर्शित कर देते हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी डी बी डी बी। तो ये जो हमारा दीप्त फ्रिंजों को हम लोग बी से प्रदर्शित किए हैं। ये जितना भी बी दिख रहा है ये है चमकीली पट्टियाँ, मतलब दीप्त फ्रिंज। और ये जो डी है उसको हम लोग अदीप्त फ्रिंज, डी से अदीप्त फ्रिंज को प्रदर्शित किए हैं, काली पट्टियाँ। तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत से सरलतापूर्वक की जा सकती है। जब स्लिट एस को एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो एस से विभिन्न दिशाओं में तरंगाग्र चलने लगती है, जिससे हम लोग इस जो चित्र में स्ट्रिंग को पूर्ण चाप से तथा गर्त को बिंदुदार चाप से प्रदर्शित किए हैं। ठीक, ये जो है ये स्ट्रिंग है और गर्त को हम लोग ये जो डॉटेड वाला है उस लाइन से प्रदर्शित किए हैं। तो जब S से चलने वाला तरंगाग्र S1 और S2 पर पहुंचता है तो दोनों स्लिट द्वितीयक तरंगिकाओं के तरंग स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं। फलस्वरूप उनसे भी द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है जो पर्दा X, Y पर एक दूसरे पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। यहाँ S1 और S2 कला संबंध स्रोत की तरह कार्य करते हैं। तो पर्दे X, Y के जिन बिंदुओं पर एक तरंग का स्ट्रिंग दूसरी तरंग के स्ट्रिंग पर तथा एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त पर पड़ता है तो वहाँ संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होती है और यदि दीप्त और हमको दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। और इसी तरह जिन बिंदुओं का एक तरंग का स्ट्रिंग दूसरी तरंग के गर्त पर या फिर एक तरंग का गर्त दूसरी तरंग के स्ट्रिंग पर पड़ता है तो वहाँ हमको विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है, फलस्वरूप अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो पर्दे पर प्राप्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के प्रतिरूप को हम लोग व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। अब यंग के प्रयोग का महत्व क्या है, तो यंग का प्रयोग व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला प्रयोग था और दूसरा है इस प्रयोग से प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि होती है और तीसरा है इस प्रयोग द्वारा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात किया जा सकता है। तो ये था यंग का द्विस्लिट प्रयोग। आगे हम लोग देखेंगे यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई। ये एग्जाम में पूछा जाता है 4 या 5 नंबर में। यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं S एक संकीर्ण स्लिट है, ठीक, जो एक वर्णी प्रकाश तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा से प्रकाशित किया जाता है और इसके समांतर तथा समान दूरी पर दो संकीर्ण स्लिट S1 और S2 है जिनकी बीच की दूरी स्मॉल d है, अत्यंत अल्प है और ये बीच की दूरी। और दोनों स्लिटों के तल से ये जो दोनों स्लिट है उसके तल से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा X Y है जो, ठीक, तो S1 S2 और पर्दा XY के तल कागज के तल के लंबवत है
और ये जो हमारा S1 S2 कला संबंधी स्रोत की तरह कार्य करते हैं। इनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगे पर्दा XY पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती है और पर्दे पर स्थित किसी भी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता उस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के पथांतर मतलब पथ पर निर्भर करती है। अब पर्दा XY पर हम लोग S1 और S2 से समान दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर O1 है। इस पर पहुंचने वाली तरंगों का जो पथांतर है वो शून्य होता है। अतः बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। इसे हम लोग केंद्रित दीप्त फ्रिंज कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तो यहाँ पर चमकीली पट्टी दिखाई देगी, इसलिए इसको हम लोग दीप्त फ्रिंज कहते हैं। अब मान लेते हैं ये जो हमारा बिंदु O है, ये हमारा क्या है, बिंदु O है यहाँ पर। तो बिंदु O से X दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर, तो एक तो S1 से निकलेगी किरण और दूसरी S2। तो इस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच जो पथांतर है उसको हम लोग लिखेंगे S2P माइनस S1P। मान लेते हैं जो S1 और S2 है उसका जो मध्य बिंदु है वो O1 है। ठीक, तब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, S1 से मान लेते हैं यहाँ पर का नाम दे देते हैं Q और S2 यहाँ पर का नाम दे देते हैं R। तब हम लोग इस चित्र से क्या लिख सकते हैं, S1 और Q ये बराबर है S2 और R, ये दोनों की दूरी बराबर है और दोनों की दूरी को हम लोग क्या माने हैं, कैपिटल D। ठीक, तब हम लोग यहाँ पर से अगर निकालें O1 S1 या फिर O1 S2, वो किसके बराबर होगा, OQ और OR के बराबर, और इसकी दोनों के बीच की दूरी D है तो इनकी आधी के बीच की दूरी क्या होगी, D/2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, O1 S1 इक्वल टू O1 S2 इक्वल टू OQ इक्वल टू OR इक्वल टू इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, D/2। ठीक, अब उसके बाद हम लोग मान निकालेंगे P से Q का। तो PQ का अगर मान निकालेंगे तो PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OP माइनस OQ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, OP माइनस OQ। ठीक, तो हमारा OP के बीच की दूरी क्या है, X है, माइनस OQ इक्वल टू क्या है, D/2। तो ये प्राप्त होगा हमको। उसी प्रकार से अगर निकालें PR, तो PR इक्वल टू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, OP प्लस OR। तो OP के बीच की दूरी क्या है, X प्लस OR के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, D/2। ठीक, अब हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज PQS1 में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। PQS1 में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, S1 और P क्या है, कर्ण का वर्ग, S1P कर्ण का वर्ग प्लस लंब क्या है, S1 और Q क्या है, आधार, और लंब क्या है, PQ। तो आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, S1Q का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, इतना हो जाएगा। या फिर S1 और Q के बीच की दूरी कैपिटल D है तो कैपिटल D स्क्वेयर प्लस PQ का मान क्या है हमारा, X माइनस D/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वेयर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसी में आगे देखेंगे हम लोग मान निकालेंगे H2P स्क्वेयर।
अब उसी प्रकार से H2P² कर्ण का वर्ग, ये कौन से त्रिभुज में निकालेंगे हम लोग? त्रिभुज PRH2 में। तो PRH2 में कर्ण का वर्ग प्लस आधार क्या है? H2R, H2R का वर्ग प्लस लंब क्या है? PR, तो PR का वर्ग, और H2R के बीच की दूरी D है, D² प्लस PR का मान हमारा क्या है? X प्लस D/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 प्राप्त हुआ है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 2 में से 1 को घटाएंगे। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? टू में से 1 को घटाएंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? H2P² माइनस S1P² इक्वल टू D² प्लस X प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस D², ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में चेंज हो गया, माइनस X माइनस D/2 का होल स्क्वायर। तो प्लस D² माइनस D² कट जाएगा यहाँ पर से। तो हमको क्या प्राप्त होगा? H2P² माइनस S1P² इक्वल टू X प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस X माइनस D/2 का होल स्क्वायर, इतना प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये H2P² माइनस S1P² इक्वल टू X² प्लस D²/4 प्लस 2XD/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस XD, 2 और 2 कट जाएगा, उसके बाद माइनस वाला लिखेंगे तो क्या होगा? X², ये प्लस में आएगा उसको माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस D²/4, और ये जो माइनस में आएगा वो प्लस में हो जाएगा, प्लस XD। तो यहाँ पर से माइनस D²/4 प्लस D²/4 माइनस X² प्लस D² कट जाएगा। तो यहाँ पर प्राप्त होगा H2P² माइनस S1P² इक्वल टू 2XD, दोनों ऐड हो जाएंगे तो इतना प्राप्त होगा हमको। या यहाँ पर हम लोग A² माइनस B² का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये H2P प्लस S1P इंटू H2P माइनस S1P इक्वल टू 2XD, ठीक। या फिर हम लोग यहाँ पर से H2P माइनस S1P का मान निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2XD अपॉन S2P प्लस S1P, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु P बिंदु O के अत्यंत निकट है, तो उस स्थिति में हम लोग S1P लगभग बराबर है H2P के मान लेंगे, तो ये लगभग बराबर होगा कैपिटल D के। तो हम लोग इसका मान किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। तो H2P और S1P का मान क्या रख सकते हैं हम लोग? D। तो हमको क्या प्राप्त होगा? H2P माइनस S1P इक्वल टू 2XD, D प्लस D क्या हो जाएगा? 2D। यहाँ पर से D 2 और 2 कट जाएगा तो H2P माइनस S1P इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? XD अपॉन कैपिटल D, ठीक। तो ये क्या है? हमारा पथांतर हमको इतना प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर से हम लोग दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के लिए निकालेंगे। तो दीप्त फ्रिंजें, तो अधिकतम तीव्रता के लिए पथांतर λ/2 का समगुणक होता है। तो इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे? XD अपॉन D इक्वल टू क्या होता है? दीप्त फ्रिंजें अधिकतम तीव्रता के लिए जो पथांतर है वो λ/2 का समगुणक होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 2n अपॉन λ/2। तो यहाँ पर से x का मान निकालेंगे तो हमको क्या मान प्राप्त होगा? n λD अपॉन D, इक्वेशन नंबर
5। तो इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन। तो इक्वेशन नंबर 5 में n इक्वल टू 0 रखने पर हमको केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति ज्ञात होगी। इसे शून्य क्रम का दीप्त फ्रिंज कहेंगे। और n इक्वल टू 1, 2, 3 रखने पर हमको प्रथम, द्वितीय, तृतीय दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ प्राप्त होती है। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे अदीप्त फ्रिंज। तो अदीप्त फ्रिंज क्या होती है? न्यूनतम तीव्रता के लिए तरंगों के मध्य जो पथांतर है वो λ/2 का विषम गुणक होता है। तो इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? XD अपॉन कैपिटल D इक्वल टू विषम गुणक है, इसलिए 2n-1 इंटू λ/2। और यहाँ पर से x का मान निकालेंगे तो क्या मान निकलेगा? 2n-1 इंटू λD अपॉन 2D, इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 में 1, 2, 3 रखने पर हमको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक, लेकिन हमको ज्ञात क्या करनी है? फ्रिंज चौड़ाई। तो हम लोग फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो आगे हम लोग निकालेंगे सबसे पहले दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो किन्हीं भी दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच हमको दीप्त फ्रिंजें होती है। तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के बराबर होती है। तो nवीं अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी हम लोग मान लेते हैं xn इक्वल टू 2n-1 λD अपॉन 2D। ठीक, मतलब दीप्त फ्रिंज निकालने के लिए जो अदीप्त फ्रिंज का मान आया है उसको लिख दिए। अब इसी तरह अगर n-1वीं दूरी की अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी होगा तो x के जगह n-1 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2n-3 इंटू λD अपॉन 2D। अब हम लोग nवी और n-1वीं अदीप्त फ्रिंजों की दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे? xn-1 इक्वल टू करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2n-1 λD अपॉन 2D माइनस 2n-3 λD अपॉन 2D। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या निकल जाएगा? λD अपॉन 2D कॉमन निकल जाएगा और कोष्टक में क्या आ जाएगा? 2n-1 माइनस 2n+3। ठीक, तो यहाँ पर से 2n कट जाएगा, 3 में 2 गया, 2 और 2 ऊपर नीचे कट जाएगा तो हमको क्या मान प्राप्त होगा? λD अपॉन D। तो यही क्या है? यह दूरी n से स्वतंत्र है। तो किन्हीं भी दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अर्थात दीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो नियत रहती है। और दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई को हम लोग β1 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो β1 बराबर λD अपॉन D। ये था दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, हमको प्राप्त हुआ λD अपॉन D। अब हम लोग निकालेंगे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच अदीप्त फ्रिंजें होती है। तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के बराबर होती है। तो nवीं दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए अदीप्त फ्रिंज का यूज किए थे, अब अदीप्त का निकालने के लिए दीप्त। तो xn इक्वल टू हमारा मान आएगा n λD अपॉन D। ठीक, nवीं दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी इतना है और n-1वीं दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी के लिए xn-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n-1 λD अपॉन D, इतना प्राप्त होगा। अब nवी और n-1वीं दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? xn-1। तो हमको इसको सॉल्व करने के बाद प्राप्त होगा λD अपॉन D।
और किन्हीं भी दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अर्थात अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई नियत रहती है। और हम लोग अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा 2 से प्रदर्शित करते हैं। तो बीटा 2 इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 से स्पष्ट है कि दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई नियत होती है। मतलब यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जो फ्रिंज चौड़ाई है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी हमको प्राप्त होती है। तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा अधिकतम तीव्रता पथांतर को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर रहता है 0, तीव्रता मतलब I, और इधर पाई 2 पाई 3 पाई प्लस में और इधर माइनस में। ठीक, और उसके बाद है फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकला है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, यहाँ पर से हम लोग फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लैम्डा क्या है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। तो बीटा क्या है, लैम्डा के अनुक्रमानुपाती है। तो फ्रिंज चौड़ाई प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होने पर फ्रिंज चौड़ाई अधिक होती है। ठीक, और लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, क्योंकि लाल प्रकाश के फ्रिंज चौड़ाई अधिक और बैगनी प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई कम होती है। दूसरा, ये निर्भर कर रहा है कला संबंध स्रोतों के तल से पर्दे की दूरी मतलब डी पर। जो बीटा है वो क्या है, डी के अनुक्रमानुपाती है। कला संबंध स्रोत से तल से पर्दे की दूरी डी जितनी अधिक होती है फ्रिंज चौड़ाई का मान उतना ही अधिक होता है। तीसरा क्या है, कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी, ये डी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो बीटा व्युत्क्रमानुपाती है डी के, तो अतः कला संबंधी स्रोतों के बीच की दूरी डी अधिक होने पर फ्रिंज चौड़ाई कम एवं डी कम होने पर फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान अधिक होता है। तो ये था हमारा यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई।